वैसे जो कानून कहता है, वहाँ का जो संविधान है, जो यूपी स्टेट या भारत का जो संविधान है, जिसपे ये क्रिमिनल क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो चलती है, उस हवाले से कुछ मालूमात लेनी है जो कि लोग जानना चाहते हैं। खासतौर पर हम अगर शुरू करें, तो वो शुरुआत यहाँ से अगर करते हैं कि एक एफआईआर दर्ज होती है अगर किसी इंडियन के खिलाफ, या किसी इलीगल कोई इंटर होता है, या कोई और जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस कितने अरसे में चार्जशीट पेश करने की पाबंद है? कानून क्या कहता है, इंडिया का कानून? देखिए, एफआईआर जो दर्ज होने के बाद मामला अगर अरेस्ट हो गया है, कोई भी एक्यूज्ड है वो अरेस्ट हो गया है और वो कस्टडी में है, तो उसके 90 डेज के अंदर जो है उसको चार्जशीट करना होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे एनडीपीएस वगैरह के हैं, जैसे कोई नशे का कारोबार करता है, कोई एनडीपीएस के मामले उनको कहते हैं, जो नशे का कोई कारोबार करता है, स्मगलिंग करता है, उन मामलों में वो 6 महीने का टाइम होता है, 180 डेज का। लेकिन सामान्य जो आम मामले होते हैं उनमें 90 डेज का होता है। लेकिन बेल आउट होने के बाद ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर निर्भर करता है कि वो कितना समय ले। लेकिन अब तो हद ही हो गई है, काफी टाइम गुजर चुका है। तो वो मैंने अपनी लाइफ में भी बोल ली है ये बात कि काफी इंतजार हम कर चुके हैं। तो सर ये मामले को मतलब एक कानून का रखवाला होने के नाते हरियाणा की तरफ लेके आ रहे हैं। और आज इलेक्शंस के में हम बिजी थे, हमारी पार्टी जीती है, हमारी पार्टी बीजेपी जीती है। और अच्छा सर, कानून का रखवाला होने के नाते यकीनन आपको अफसोस भी होगा कि पुलिस को जो कानूनी तौर पर बर वक्त काम करना चाहिए था नहीं किया, आप ये समझ रहे हैं सर? देखिए शाहिद भाई, सवाल ये है कि जिम्मेदारी तो बनती है, जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। और चूंकि एक वकील होने के नाते, एक प्रोफेशनल व्यक्ति होने के नाते, और इस केस से कल वकील होने के नाते मेरा दायित्व था कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को लिखूं कि मामले को सीरियस तरीके से ले और जल्दी से जल्दी जांच करके वो कोर्ट में सबमिट करें ताकि इस केस का ट्रायल चल सके और ट्रायल के बाद इसमें गवाहियां हो सके और सीमा हैदर को जल्द से जल्द जो है हम सजा सलाखों के पीछे पुचवा सके। लेकिन एक वकील का काम, जब कोई पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद बेल हो जाता है, जो अपोजिट पार्टी के रूप में होता है, वो तब होता है जब चार्जशीट आ जाए। तो मेरा जो ट्रायल वाले मामले में काम शुरू होगा वो उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से चार्जशीट पुलिस कोर्ट में पेश कर देगी। बीच में हम जो हमारी डिमांड है लीगल तरीके से, वो एप्लीकेशन के जरिए से, विजिलेंस एप्लीकेशन के जरिए से हम कानून के मुताबिक कोई मांग है वो रख सकते हैं। जैसे कि हमने बच्चों की बातचीत कराने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है और वो काफी टाइम पहले लगाई है, उस पर विचार चल रहा है। हमने मेडिकल कराने के लिए भी कि बच्चों की मानसिक स्थिति इस वक्त क्या है, उनका फिजिकल की स्थिति, उसका स्टेटस क्या है। और एक सेक्शन है हमारे सीआरपीसी में, भारतीय कानून में, कि जब कोई भी एक्यूज्ड अरेस्ट होता है विद इन 24 आवर्स आपको ये सूचना, पुलिस डिपार्टमेंट ये सूचना जो है उस गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के परिवार को देता है। मिसाल के तौर पे कोई लड़का नाबालिग है या बालिग लड़का है, वो अरेस्ट हो गया, तो उसका जो बायोलॉजिकल फादर है उसको इसकी सूचना पुलिस को देनी बनती है। पुलिस बाउंड है भारतीय कानून के, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। और 24 आवर्स अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत प्रभाव से सूचना देंगे। यहां जो सीमा हैदर वाला मामला है,
इसमें सीमा हैदर को अरेस्ट करने के बाद कोई भी ऑफिशियल सूचना जो है वो गुलाम हैदर को नहीं दी गई। उसके बच्चे जो रिकवरी हुए अरेस्ट के दौरान सीमा हैदर से बल्लभगढ़ हरियाणा से, उस मामले में भी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो गुलाम हैदर को नहीं दी गई। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि जो बायोलॉजिकल फादर है, जो जो सीमा हैदर का पति है गुलाम हैदर, उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि आपकी पत्नी को हमने अरेस्ट किया है, इलीगल तरीके से उसने भारत में एंट्री की है, उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है। मतलब पूरी सूचना पुलिस का अधिकार है और पुलिस का दायित्व है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वारिसान को, जो लीगल एयर्स है या जो पेरेंट्स है या जो हस्बैंड है, जो स्पाउस है, उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये खाली सीमा हैदर के मामले में नहीं, भारत में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो भारत का है, कहीं का है, उसको सूचना देते हैं। लेकिन इस मामले में नहीं दी गई। हमने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही बच्चों की शिनाख्त परेड कराई गई कि ये बच्चे जो सीमा हैदर से रिकवरी हुए हैं वो बच्चे ये आपके ही बच्चे हैं या क्या आप इनको पहचानते हैं, क्या आप इनके बायोलॉजिकल फादर हैं, क्या आप इनके पिता हैं, इनके पापा हैं, इनके डैडी हैं, आप क्या हैं, क्या ये आपके बच्चे हैं, या जो पाकिस्तान से ये बच्चे लेके आई है उन बच्चों को क्या वही बच्चे हैं जो पाकिस्तान से लाए गए। तो पुलिस का ये राइट बनता था कि उन बच्चों की शिनाख्त जो है वो उसके बायोलॉजिकल फादर से करानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे अगर वो पाकिस्तान में है या सऊदी अरब में था या कहीं भी था, टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो की शिनाख्त परेड होनी चाहिए थी, उनको आइडेंटिफाई कराना चाहिए था। ये देखिए ये आपका बच्चा है, क्या आप मानते हैं ये आपका बच्चा है जो कि सीमा हैदर के साथ यहाँ इलीगली आ गया है, या सीमा हैदर नेपाल से उसको जो है ट्रैफिकिंग करके ले आई है, सचिन ट्रैफिकिंग करके ले आया है, तो क्या ये आपका बच्चा है? चारों बच्चों को पहचानना चाहिए। तो हमने उस कोर्ट में जो केस हमने लगाया है उसमें हमने काफी टाइम पहले, चौथा महीने में लगा दिया था, आज 10वां महीना चल रहा है, 6 महीने हमने हो गए उसको लगाए हुए। तो उसमें हमने यही लिखा था कि ये सेक्शन इस बात को कहती है कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया, लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी जाए कि बच्चों की शिनाख्त परेड कराएं कि क्या ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, क्योंकि गुलाम हैदर ने अभी तक सही तरीके से उन बच्चों को नहीं देखा है। एक आध शॉट देख लिया हुआ, लेकिन सही तरीके से कानून की का जो कार्य है वो जो बनता है, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके तहत उस बच्चों को उनको बाकायदा दिखाना चाहिए, उनकी शिनाख्त परेड करानी चाहिए और उसकी बाकायदा एक उसका जीवनी लिखी जाएगी इन्वेस्टिगेशन में, उसका एक फर्द बनेगी। फर्द शिनाख्त एक पार्ट है कि आइडेंटिटी परेड का एक बाकायदा उसके अंदर एक एविडेंस बनेगी, उस पे गवाहों के साइन होंगे, पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो साइन करेगा, टाइम लिखेगा, डेट लिखेगा, बाकायदा लिखेगा कि इस सरकारी नंबर से, जो पुलिस का नंबर है, गुलाम हैदर के फला फला नंबर पर वीडियो कॉलिंग के जरिए से बच्चों को दिखाया गया, उनको बताया गया, नाम बताया गया, उनकी बातचीत कराई गई और उससे शिनाख्त कराई गई कि ये उसके बच्चे हैं या नहीं है, ये बाकायदा लिखना पड़ता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, तो वो हमने कोर्ट को लिखी, वो बात हमने कोर्ट को लिखी, तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इन सब मामलों को देखते हुए हम काफी लिख चुके हैं, एक एक पॉइंट पर जो हमने कमियां पकड़ी लीगल, उसको हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को चेताया, एप्लीकेशन के माध्यम से उनको लिखित में हमने दिया कि आपको ये करना चाहिए, कानून, विदेशी कानून ये कहता है, भारत का कानून ये कहता है, आपको ये करना चाहिए। वो सब चीजों से हमने उनको अवगत कराया, उनको बाकायदा कानून की जानकारी हमने उनको लिखित में लेटर डाल डाल के दी, ताकि कल को अदालत में वो ये ना कह दे कि जी हमें तो बताया नहीं था,
तो हमने एडवांस उनको दी, चलान में वो सारी चीजें आ जाए। अब मुझे ये सही। लगता है अब मुझे ये लगता है कि इन सारी फॉर्मेलिटीज लीगल करने के बाद भी अगर ढाक के 3 पात ऐसे के ऐसे ही हैं, तो फिर हमने ये फैसला किया है कि इस मामले को हम उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर के इसको मामले को हम हरियाणा लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमने जो हायर अथॉरिटीज है उनके लिए हमने लेटर तैयार कर लिए हैं और रिक्वेस्ट लेटर और कंप्लेंट्स तैयार कर लिए हैं कि यहां से बदल के इनको यहाँ लाया जाए। तो जो रिक्वेस्ट लेटर हम भेजेंगे, बाकायदा मीडिया को भी बुलाएंगे, सबके सामने भेजेंगे और उसके अंदर हम टाइम पीरियड देंगे कि इतने समय के अंदर अंदर इस जांच को यूपी से निकाल करके, यूपी पुलिस से लेकर के वो हरियाणा पुलिस को दी जाए। मोहम्मद साहब, सर यहाँ एक सवाल मैं, उस टाइम एक बार पूरा उस टाइम पीरियड को पे अगर ये लोग नहीं करते हैं तो फिर हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि ये मामला अगर ये हमें डायरेक्ट ट्रांसफर कराना है तो डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन जहां मामला अरेस्ट किसी स्टेट में हुई है, एफआईआर की बाद में किसी स्टेट में हुई है, ऐसे मामलों में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, उसके बाद जब उनका फैसला आ जाएगा उसके बाद जो है माननीय, अगर हमें हमारे हक में आता ठीक है, नहीं तो फिर उसकी अपील जो है हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।